हेलो एंड वेलकम टू द केमिस्ट्री क्लास वंस अगेन। आज हम शुरू करते हैं एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स का चैप्टर। सबसे पहले जान लेते हैं कि कार्बोनाइल का जो ग्रुप है वो क्या है। कार्बोनाइल ग्रुप है सी डबल बॉन्ड ओ, जैसा कि आप देख रहे हैं, और इसको कार्बोनाइल ग्रुप कहा जाता है। और ये जो कार्बोनाइल ग्रुप होता है, it is responsible for most of the properties of aldehydes and ketones। तो एल्डिहाइड और कीटोन्स के जो प्रॉपर्टीज, जो गुण होते हैं, वो इस कार्बोनाइल ग्रुप के कारण होते हैं। इससे पहले कि हम एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स की केमिस्ट्री पढ़ें, तो पहले जान लेते हैं कि इनको पढ़ना क्यों आवश्यक है या इनके बारे में कुछ इंटरेस्टिंग बात। तो देखिए, एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स आर वाइड स्प्रेड इन नेचर। तो प्रकृति में ये व्यापक रूप से पाए जाते हैं, एल्डिहाइड्स और कीटोन्स। तो उसके एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे कि दालचीनी या सिनेमन बार्क। दालचीनी जो आप खाने में इस्तेमाल करते हैं, वो ये कंपाउंड है जिसके वजह से उसका फ्लेवर और सुगंधी आती है। ये देखिए, इसके अंदर एल्डिहाइडिक ग्रुप है, इसके अंदर ये कार्बोनाइल समूह है। इसके अलावा वेनिलीन, जो वेनिला आइसक्रीम का फ्लेवर और स्मेल लेकर, ओडर लेकर आता है, सुगंधी और फ्लेवर जो लेकर आता है, वो ये वेनिलिन है। और इस वेनिलिन में भी आप देख सकते हैं कि एल्डिहाइडिक ग्रुप है, या फिर आप ये कह सकते हैं इसके अंदर कार्बोनाइल ग्रुप है। इसी प्रकार से लेमन ग्रास की जो नींबू वाली खुशबू आती है, वो इस साइट्रल की वजह से होता है। और यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि इसके अंदर कार्बोनाइल ग्रुप है और वो एल्डिहाइड की तरह इसमें उपस्थित है। और देखते हैं, देखिए, ओडर ऑफ जैस्मीन। जैस्मीन जो फूल है, उनकी जो सुगंधी या खुशबू होती है, वो इस जैस्मोन कंपाउंड की वजह से होती है। और देख सकते हैं आप कि इसके अंदर भी कार्बोनाइल ग्रुप है, या यहाँ पर ये कीटोन ग्रुप की तरह प्रेजेंट है। इसी प्रकार से ओडर ऑफ रोजेस, यानी गुलाब की जो खुशबू है, डेमेस्कोन की वजह से है। और आप देख सकते हैं कि इसके अंदर भी एक कीटो ग्रुप है, जो कि एक कार्बोनाइल समूह है। इसके अलावा रेटिनल, रेटिनल जो हमारे विजन यानी दृष्टि का कारण में सहायक है, देखने के लिए, विजन के लिए काम आता है, उसके अंदर भी एल्डिहाइडिक ग्रुप है। और देख सकते हैं कि दिस इज एल्डिहाइडिक ग्रुप। तो वो एल्डिहाइडिक ग्रुप जो है वो रेटिनल में प्रेजेंट है। इसके अलावा मेल सेक्स हार्मोन टेस्टोस्टेरॉन और फीमेल सेक्स हार्मोन प्रोजेस्टेरॉन, दोनों में भी देखिए आप कार्बोनाइल ग्रुप है। यहाँ ये कीटो की तरह उपस्थित है, इधर भी वो कीटो की तरह उपस्थित है। तो इन सभी एग्जाम्पल से हम ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो कार्बोनाइल समूह होता है और जिससे कि एल्डिहाइड और कीटोन्स बनते हैं, वो हमारे बॉडी के फंक्शन के लिए तरह तरह से हेल्प करते हैं। और इसके अलावा कई तरह की सुगंधी और कई तरह के फ्लेवर के काम आते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे और दूसरे यूजेस हैं जिसकी वजह से एल्डिहाइड्स और कीटोन इम्पॉर्टेंट हैं। तो आइए देखते हैं, देखिए, इम्पोर्टेंस ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। कुछ इम्पोर्टेंस इनकी, कुछ जो खास बातें हैं इनके, वो हम महत्व जो है इनका यहाँ दर्शा रहे हैं। देखिए, एल्डिहाइड्स जो है इंडस्ट्रीज़ में सॉल्वेंट या विलायक के रूप में काम में लाया जाता है। इसके अलावा, जैसे कि इससे पहले आपने देखा था स्लाइड्स में, कि फ्लेवरिंग एजेंट्स, तरह तरह के फ्लेवर को बनाने के काम में भी एल्डिहाइड आता है। इसके अलावा परफ्यूम या खुशबू बनाने के काम में आता है। डाइज और प्लास्टिक्स, यानी रंजक और प्लास्टिक के बनाने की इंडस्ट्री में भी एल्डिहाइड का इस्तेमाल किया जाता है। कीटोन का जो इस्तेमाल है वो सॉल्वेंट या विलायक के रूप में किया जाता है कारपेट इंडस्ट्री में। इसके अलावा इलेक्ट्रोप्लेटिंग के लिए इंडस्ट्रीज़ में यूज़ किया जाता है। प्रिंटिंग, पेंट, रबर, फार्मास्यूटिकल यानी दवाई के इंडस्ट्री में, पेस्टिसाइड यानी कीड़े मारने की दवा, इन सभी इंडस्ट्रीज़ में कीटोन्स का उपयोग किया जाता है। तो इस तरह से देखते हैं कि हम देखते हैं कि एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स बहुत इंपॉर्टेंट यौगिक हैं, इसलिए इनका अध्ययन ज़रूरी है। अब देखते हैं नॉमेनक्लेचर। एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स का नॉमेनक्लेचर हम एक एक करके पढ़ेंगे। सबसे पहले पढ़ते हैं एल्डिहाइड का नॉमेनक्लेचर।
कॉमन नेम्स और ट्रिवियल नेम। सबसे पहले कॉमन नेम्स एल्डिहाइड का पढ़ते हैं। देखिए, इन दिस सिस्टम नेम्स ऑफ एल्डिहाइड्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द नेम्स ऑफ एसिड्स दैट दे फॉर्म ऑन ऑक्सीडेशन। तो ध्यान देने वाली बात यह है कि किसी भी एल्डिहाइड का अगर हम ऑक्सीडेशन करें तो जिस एसिड को वो देगा, प्रदान करेगा, उस एसिड के नाम पर उस एल्डिहाइड का नाम होगा। जैसे कि फॉर्मेल्डिहाइड का नाम इसलिए फॉर्मेल्डिहाइड है क्योंकि इसके ऑक्सीडेशन से फॉर्मिक एसिड बनता है। तो एक को हटाकर इसके अंदर एल्डिहाइड शब्द लगाया जाता है। देखिए, इक को हटा दिया और एल्डिहाइड शब्द इसमें लगा दिया तो ये इसका नाम हो गया फॉर्मेल्डिहाइड। तो दूसरा ये है कि इसके अंदर पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स आर डिनोटेड बाय ग्रीक लेटर्स अल्फा, बीटा एंड गामा। जो इसमें सब्स्टिट्यूएंट्स या प्रतिस्थापितों की पोजीशन होती है उसको अल्फा, बीटा या गामा के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। जैसे कि इस एग्जाम्पल में आप देख रहे हैं अल्फा क्लोरोप्रोपियोनाल्डिहाइड। तो ये देखिए, इसमें जो कार्बोनाइल ग्रुप है उससे जुड़ता हुआ जो पहला कार्बन है उसे अल्फा कहा जाता है, उसके ऊपर क्लोरो है और ये प्रोपियोनाल्डिहाइड है, इसीलिए जो सब्स्टिट्यूएंट का नाम पहले लगाया जाएगा अल्फा क्लोरो प्रोपियोनाल्डिहाइड, इस यौगिक का, इस एल्डिहाइड का नाम हुआ। दूसरा सिस्टम है IUPAC सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर ऑफ एल्डिहाइड्स। इसमें names of aldehyde are obtained by replacing E of the corresponding alkane with L। यानी अगर जो जिस एल्केन से वो प्राप्त एल्डिहाइड होगा उस एल्केन के नाम का ई हटा दो और उसकी जगह एल लगा देते हैं तो हमें उस एल्डिहाइड का नाम मिल जाता है। जैसे कि अगर एक कार्बन है तो उससे जो हाइड्रोकार्बन मिलेगा या एल्केन मिलेगा वो है मीथेन। मीथेन का ई हटा दिया, ई हटा के METHANE होता है मीथेन की स्पेलिंग, उसमें से ई हटा के एल लगाया तो ये हुआ मिथेनॉल। इसी प्रकार से इथेन की जो स्पेलिंग है ETHANE होता है, उस ई को हटा के लगाया एल तो ये हो जाएगा इथेनॉल। इसी प्रकार से जो पोजीशन ऑफ द सब्स्टिट्यूएंट्स आर असाइंड बाय टेकिंग द पोजीशन ऑफ CHO कार्बन एज नंबर 1। तो पोजीशन जो है, जो स्थिति है प्रतिस्थापितों की, उसको कैसे पता करते हैं कि हम एल्डिहाइडिक कार्बन है उसका नंबर हम लगाते हैं 1, जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं, और उसी के अनुसार जो दूसरे कार्बन है उनका नंबरिंग हो जाता है और जिस पोजीशन पे सब्स्टिट्यूएंट्स या प्रतिस्थापी होते हैं उस पोजीशन को आगे लिखकर, उसका नाम लिखकर और एल्डिहाइड का नाम लिखा जाता है। जैसा कि यहाँ देख रहे हैं आप 2 क्लोरोप्रोपेनॉल। तो 2 पोजीशन पे क्लोरो ग्रुप है इसलिए, और ये 3 कार्बन चेन है तो प्रोपेनॉल। आइए देखते हैं नेमिंग ऑफ कीटोन। नेमिंग ऑफ कीटोन भी एल्डिहाइड की तरह से ही है। देखिए, सबसे पहले पढ़ते हैं हम कॉमन नेम और ट्रिवियल नेम। इसमें द नेम इज ऑब्टेन्ड बाय नेमिंग द 2 अल्काइल ग्रुप्स अटैच्ड टू द कार्बोनाइल ग्रुप एंड एडिंग द वर्ड कीटोन। तो इसमें क्या कर रहे हैं कि जो 2 अल्काइल समूह जो आपस में जुड़े हुए होते हैं कार्बोनाइल ग्रुप के द्वारा कीटोन में, उन दोनों अल्काइल ग्रुप का नाम लिया जाता है और उसके बाद उनके बाद ऐड किया जाता है कीटोन शब्द। जैसे यहाँ एक मिथाइल है, फिर एक मिथाइल है, तो डाइमिथाइल और कीटो शब्द यानी कीटोन डाला जाता है। जो कॉमन नेम इसका है एसीटोन, तो एसीटोन को डाइमिथाइल कीटोन के नाम से भी जाना जा सकता है। इसके अलावा यहाँ दूसरा एग्जाम्पल देखिए ट्रिवियल नेम का। यहाँ देखिए, एक साइड में इथाइल ग्रुप है, दूसरी साइड में मिथाइल ग्रुप है। अल्फ़ाबेटिकली ई पहले आता है तो पहले इथाइल बोलेंगे, फिर मिथाइल बोलेंगे और फिर इन दोनों को जोड़े हुए है कीटो ग्रुप, तो इथाइल मिथाइल कीटोन इसका नाम हुआ। अब देखते हैं हम IUPAC सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर फॉर कीटोन्स। नेम्स ऑफ कीटोन्स आर ऑब्टेन्ड बाय रिप्लेसिंग E ऑफ द करस्पॉन्डिंग एल्केन। जो भी एल्केन होगा उसका E हटा के ओन लगाया जाएगा
द चेन इज़ नंबर्ड टू गिव लोएस्ट नंबर टू सी डबल बॉन्ड ओ कार्बन। यानी इसका नंबरिंग इस तरह से करेंगे कि सबसे जो कम नंबर है वो कार्बोनाइल ग्रुप को मिले, एंड पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स आर गिवन अकॉर्डिंगली, और उसी अनुसार नंबरिंग करेंगे ताकि सी डबल बॉन्ड ओ को सबसे कम जितना संभव हो सके छोटा नंबर या कम नंबर मिले, और उसी के अनुसार जो प्रतिस्थापित इसमें कीटोन में जुड़े हुए हों उनकी पोजीशन ज्ञात की जाती है। देखिए ये 1 2 3 4 5 5 कार्बन का कीटोन है, और ये 3 पेंटेनॉन है क्योंकि तीसरे पोजीशन पे सी डबल बॉन्ड ओ लगा हुआ है। यहाँ से नंबरिंग करें तो भी 3, और इधर से नंबरिंग करें तो भी 3 पे ही ये पोजीशन आएगी। अब ये दोबारा ये 5 सदस्यीय कीटोन है। इसमें देखिए अगर हम यहाँ से नंबर करें तो 2 आएगा, और यहाँ से नंबर करें तो 1 2 3 4 आएगा। तो हमें देना है कम नंबर, तो इसमें 1 2 2 वाला जो 2 पेंटेनॉन है वो सही है, न कि 4 पेंटेनॉन जो कि गलत है। तो इस प्रकार से ये नेमिंग है, ये आपको पहले भी मालूम होगी, एक बार हमने रिवाइज कर लिया। चलिए देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ द कार्बोनाइल कंपाउंड। तो जो कार्बोनाइल कंपाउंड है उसका कार्बोनाइल ग्रुप, जो कार्बोनाइल समूह है उसकी संरचना किस प्रकार से है। स्ट्रेंथ ऑफ द डबल बॉन्ड ऑफ कार्बोनाइल ग्रुप इज 176 to 179 किलो कैलोरीज पर मोल। तो ये इसकी एनर्जी होती है कार्बोनाइल डबल बॉन्ड की, सी डबल बॉन्ड ओ की। यहाँ देखिए कि ये कार्बोनाइल ग्रुप की जो स्ट्रक्चर है वो इस प्रकार से इन दोनों जगह पे दिखाई गई है। देखिए ये जो कार्बोनाइल कार्बन ये रहा, ये ऑक्सीजन है। इन दोनों के बीच में एक सिग्मा बॉन्ड है और एक पाई बॉन्ड है। जो पाई बॉन्ड है वो सिग्मा बॉन्ड के तल के ऊपर, उसके प्लेन के ऊपर और प्लेन के नीचे, तल के ऊपर और नीचे बना हुआ होता है, क्योंकि पाई बॉन्ड जो है वो पी जेड या प्योर पी ऑर्बिटल के ओवरलैपिंग से बनता है। और आपको मालूम है कि जो पी ऑर्बिटल है वो डम्बल शेप्ड है, और वो दो जगह से साइड वाइज ओवरलैपिंग प्रदर्शित करता है। ये जो कार्बन है वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, और जो ऑक्सीजन है वो भी sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड के 3 ऑर्बिटल्स हैं जो तीनों के तीनों सिग्मा बंध बनाते हैं। यहाँ पर किसी और एल्काइल कार्बन के जो ऑर्बिटल है उसके साथ वो बॉन्ड बनाएगा, या फिर वो हाइड्रोजन के एस ऑर्बिटल के साथ ये sp2 जो ऑर्बिटल है वो बॉन्ड बनाएंगे, सिग्मा बॉन्ड्स बनेंगे इनके द्वारा। और आप देख सकते हैं कि ये जो sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है वो कार्बन के sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल के साथ सिग्मा बॉन्ड बना रहा है। कार्बन के ऊपर एक प्योर पी ऑर्बिटल है, सॉरी ऑक्सीजन के ऊपर एक प्योर पी ऑर्बिटल है, और उसी प्रकार से कार्बन के ऊपर भी एक प्योर पी ऑर्बिटल है जो पाई बॉन्ड बना रहे हैं। हमें मालूम है कि सी डबल बॉन्ड ओ में 2 बंध हैं, एक पाई है और एक सिग्मा है, जो कि यहाँ दिखाए गए हैं। इसके अलावा जो sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है ऑक्सीजन के ऊपर, उसके ऊपर अबंधित इलेक्ट्रॉन युग्म इस प्रकार से हैं। इस संरचना को हम इस प्रकार से भी दिखा सकते हैं। देखिए ये sp2 ऑर्बिटल है तो ये फ्लैट इसका ये दोनों जो हैं एक ही तल पर होंगे या प्लैनर कार्बन होगा। इसके साथ ही जो ये पाई बॉन्ड हैं वो सिग्मा बॉन्ड के तल के ऊपर और नीचे होते हैं। इलेक्ट्रॉन क्लाउड इसका बनता है 2 लोब्स में, और यहाँ देखिए sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल में ऑक्सीजन के लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, दोनों के बीच में सिग्मा बॉन्ड एक है और एक पाई बॉन्ड है। बॉन्ड जो लेंथ्स और बॉन्ड एंगल्स इस प्रकार से हैं। देखिए जो CH3 ये है कार्बोनाइल ग्रुप, और उसके साथ कार्बोनाइल ग्रुप के साथ जो है दोनों हाइड्रोजन हैं, कि एक मिथाइल और एक हाइड्रोजन है, या दोनों ही एल्काइल ग्रुप्स हैं। इसके ऊपर थोड़ा बहुत डिपेंड करता है बॉन्ड एंगल। तो हम देख लेते हैं कि ये जो है वो एसिटाल्डिहाइड है, इसलिए यहाँ H और यहाँ CH3 है, और देख सकते हैं बॉन्ड एंगल ये वाला जो है 114 है, दैट इज़ 114 डिग्री है। ये 121 या 1 to
डिग्री है और ये 1 to 5 डिग्री है। तो वो इसलिए क्योंकि ये जो इलेक्ट्रॉन्स इस बंध के इलेक्ट्रॉन्स हैं और इसके नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स हैं वो थोड़ा सा रिपल करते हैं, इस वजह से ये बॉन्ड एंगल थोड़ा दूर है, थोड़ा ज़्यादा है, ताकि ये दोनों एक दूसरे से दूर रह सकें और रिपल्शन कम हो सके। हाइड्रोजन के ऊपर क्योंकि इलेक्ट्रॉन क्लाउड नहीं है तो इसलिए ये बंद एंगल जो है, बॉन्ड एंगल जो है, इससे थोड़ा सा 125 से थोड़ा सा कम है। आप देख सकते हैं कि अगर दोनों हाइड्रोजन हो तो यहाँ पे भी 121 और ये 121 होगा, और ये जो बॉन्ड एंगल होगा वो 118 या 118 बॉन्ड एंगल होगा। ये जो बॉन्ड लेंथ CH बॉन्ड लेंथ आप देख सकते हैं कि 1.25 एंगस्ट्रम यूनिट है। और आप ये भी देख सकते हैं कि C डबल बॉन्ड C जो है वो 1.21 है। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो सी बॉन्ड लेंथ था वो 1.5 है, और जबकि ये जो CH बॉन्ड है वो यहाँ पर 1.12 है, जबकि यहाँ पर 1.25 एंगस्ट्रम यूनिट है। इसी प्रकार से अगर हमने एसीटोन लिया तो ये जो बॉन्ड एंगल है वो 116 है, ये 116 डिग्री है जो यहाँ लिखा हुआ है। और आप देख सकते हैं कि जो बॉन्ड एंगल है ये 122 इस साइड में है, 116 इस साइड में है, और यहाँ पर भी 122 डिग्री बॉन्ड एंगल है। इसके साथ ही हम देख सकते हैं जो बॉन्ड लेंथ है 1.21, ये तीनों केसेस में एक समान है, लेकिन जो ये बॉन्ड लेंथ्स हैं वो थोड़े से स्ट्रक्चर के ऊपर, समूहों की प्रकृति के ऊपर ये कार्बन कार्बन या कार्बन हाइड्रोजन बंध की लंबाई निर्भर करती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो सी जो बॉन्ड लेंथ है वो 1.52 एंगस्ट्रम यूनिट है, जबकि यहाँ पर 1.5 एंगस्ट्रम यूनिट है, और यहाँ पर CH बॉन्ड लेंथ 1.25 एंगस्ट्रम यूनिट है। तो ज़रा सा डिफरेंट होता है ये बॉन्ड एंगल और बॉन्ड लेंथ। बॉन्ड एंगल ख़ास तौर से निर्भर करता है कि इलेक्ट्रॉन रिपल्शन किस प्रकार से होता है। ये ध्यान रखिएगा कि 118 डिग्री जो है बॉन्ड एंगल है हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में, और जैसे जैसे यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का घनत्व बढ़ जाता है या फिर रिपल्शन बढ़ता है, वैसे वैसे ये बॉन्ड एंगल चेंज होता जाता है। तो आई होप इस वीडियो में जो हमने इन्फॉर्मेशन आज आपको दी है एल्डिहाइड्स और कीटोन्स के लिए, वो आपको समझ में आई होगी। और आगे से आगे हम एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स के प्रिपरेशन और प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे। आज के वीडियो के बारे में अगर कोई डाउट आपको है तो आप मुझे ज़रूर पूछें। एंड thank you for being with me.